नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आज हम आपको दिखाएंगे सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है कोटद्वार भाबर में आजकल, यानी कि निम्बू चौड़ से चिल्लर खाल तक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। और कैसी है अब सड़क चौड़ी होने के बाद स्थिति, वो भी दिखाएंगे हम आपको। टूटा हुआ जो मालन पुल है उस पर कितना काम हो रहा है, कितनी तेजी से काम हो रहा है और क्या ये काम निर्धारित समय तक पूरा हो जाएगा, आपको ग्राउंड से दिखाएंगे। लंचडाउन के विधायक दिलीप रावत आजकल खूब चर्चा में, वैसे तो अक्सर अपनी बयानबाजी के लिए सुर्खियों में ही रहते हैं। हमने भी उनके साथ कल बातचीत की थी और एक क्रिकेट मैदान की मैच के दौरान हमने उनसे बातचीत की है, तो वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे। हम इसके अलावा हम बात करेंगे तीसरा कौन। कोटद्वार में आगामी मेयर के चुनाव को लेकर जो भी दावेदार हैं वो सब अपनी सेटिंग कर रहे हैं, मतलब यानी कि जो मुख्य दावेदार हैं 5-6 वो यही चाहते हैं कि उन्हें पार्टी का सिंबल मिल जाए तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं और राजनीति में इतनी अनिश्चितताएं होती हैं तो कह नहीं सकते कंफर्म कि किसको टिकट मिलेगा। जैसे हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर समीकरण बैठा के मिलेगा तो वीरेंद्र रावत भी आगे चल रहे, लेकिन एक तीसरा कौन, ऐसा कौन है कोटद्वार में प्रत्याशी जो टिकट न मिलने की स्थिति में भी थोड़ा मजबूत है। और 2017 में जिस तरह कोटद्वार में मेयर के चुनाव हुए थे त्रिकोणीय, जब धीरेन्द्र चौहान की पत्नी विभा चौहान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो गई और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और उस चुनाव का इतिहास आपको मालूम है कि दूसरे नंबर पर रही विभा चौहान और बहुत मामूली अंतर से पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी जीती थी। तो क्या इस चुनाव में भी कोई तीसरा आएगा, मतलब अगर किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और हमें लगभग पूरा यकीन है कि एक प्रत्याशी जरूर ऐसा है जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अगर उनको टिकट ना मिला तो वो संभवतः 2029 तक का वेट नहीं करेंगे। इसलिए आज एक ख़ास खबर है, कोटद्वार में हो सकता है तीसरा कौन। चलिए फिर पहले चलते हैं सड़क में, फिर चलते हैं मालन पुल में, फिर आपको दिखाएंगे बातचीत दिलीप रावत के साथ। बहुत तंज कसा उन्होंने और उनकी बातचीत से यही लग रहा है कि वो जो पौड़ी गढ़वाल में संसदीय सीट का चुनाव हुआ है उसमें जो कम वोटिंग हुई या जो संगठन के लोगों ने कितना काम किया नहीं किया, इसको लेकर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है। तो चलते फिर खबर आजकल दिखाते हैं आपको और फिर हम बात करेंगे तीसरा कौन। ऐसा क्यों है कि तीसरा कौन आएगा ही आएगा, क्या है ऐसी बात, तो इसको हम सबसे आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आजकल। ये चलिए फिर हम तो जाएंगे मालन पार। कोटद्वार भाबर में आजकल सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, मतलब सड़क को और चौड़ा किया जा रहा है। सड़क तो चौड़ी पर्याप्त थी पहले से ही, लेकिन अब इसको और चौड़ा किया जा रहा है। तो ये मान के चलिए आप कि अब ये सड़क जब चौड़ी हो जाएगी तो फिर मैं आपको अपने ही घर से शुरू करता हूँ, फिर ये जो सड़क है सीधे घर में प्रवेश कर जाएगी। अब लाख टके का सवाल तो ये है कि सड़क को जब इतना चौड़ा किया जा रहा है तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका क्या होगा। अगर घर से कोई बच्चा बाहर निकलेगा तो सीधे सड़क में निकलेगा। ये सड़क है, ये गेट है, किसी के घर का भी हो सकता है, फिलहाल मैं अपने घर का ही दिखा रहा हूँ। सड़क को जो चौड़ीकरण किया जा रहा है उससे अब बहुत सारे वाहन तेज़ी से जाएंगे तो उन लोगों को समस्या हो सकती है जिनका घर सड़क के पास है। तो हमारा तो एक सवाल है कि अगर सड़क जो पर्याप्त चौड़ी है पहले से ही, इसको अगर बढ़िया तरीके से बनाया जाता वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होता, लेकिन सरकार है, सरकार से कोई नहीं जीत सकता। फिलहाल सड़क चौड़ी हो रही है, अब सड़क आ गई है घर के गेट तक, तो मतलब अब पैदल जाने वालों के लिए कहीं जगह नहीं है, गाड़ियाँ ही दौड़ेंगी। तो जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ ले लें, क्योंकि पैदल जाने के लिए जगह नहीं है। सड़क हो गई है, चौड़ी हो रही है, अगर बरसात से पहले हो जाएगी तो ठीक है। कह तो रहे हैं कि बिजली के खंभे भी हटाए जाएंगे। फिलहाल चलिए फिर केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, हम जाएंगे अब थोड़ा मालन पार, कुछ दिखाते हैं आपको। सुमन कोट नाला पर भी कुछ खबर दिखाएंगे। चलिए फिर कोटद्वार भाबर की स्थिति दिखाते हैं आपको। ये जो रास्ता है, जब तक बारिश नहीं होती तो ये रास्ता बड़ा गुलजार रहेगा, जैसे ही बारिश होगी तो रास्ता हो जाएगा बंद। फिलहाल मालन पुल की भी खबर दिखा देते हैं आपको। ये मालन पुल है और मालन पुल में देखिए आप, यहाँ पे कुछ इस में मतलब एक कॉलम जिसे कह सकते हो खड़े किए जा रहे हैं। ये जो काम है आपको दिखा देते हैं सीधे ग्राउंड से। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, केबी न्यूज़ में आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार भाबर खबर आजकल। कोटद्वार भाबर में जो टूटा हुआ है पुल, तो चलिए फिर फिलहाल मालन पुल के पास से ये रास्ता बना हुआ है, ये बड़ा विवादों में है रास्ता। मतलब इस रास्ते को लेकर PWD ने कहा था कि ये रास्ता हमने नहीं बनाया है, सारे लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1,70,00,000 की लागत से बना जो कंडी संपर्क मार्ग है वहाँ से कोई जा नहीं रहा है। और बारिश जब होगी तो क्या होगा इस मार्ग का, क्या होगा कंडी संपर्क मार्ग का, ये कह नहीं सकते। और थोड़ा अगर आप दूर देखेंगे तो यहाँ इतने खेत कट गए हैं
और अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मतलब कि जिन लोगों के करोड़ों की ज़मीन बह गई है उनके लिए ये खबर आ रही है कि पैसा नहीं है सुरक्षा दीवार बनाने के लिए। तो अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है, मौसम भी खुशगवार है, कल बूंदाबांदी हो गई। और मालन पुल की बात करें तो चलिए मालन पुल की भी बात करेंगे। फिलहाल संपर्क में आ गए हम लोग सुमन कोटनाला की धर्मपत्नी सुनीता कोटनाला एक सामाजिक कार्य का हिस्सा लेने जा रही हैं। तो हम वहाँ पर एक संस्था है, विकलांग संस्था है, वहाँ जा रहे हैं। विकलांगों को कुछ वो मतलब कुछ उनके लिए दान आदि करेंगी, वो दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल मालन पुल की बात करते हैं, मालन पुल महेश में। चलिए फिर हमारे पीछे आपको जैसा मैंने दिखा दिया यहाँ पर क्या काम हो रहा है आप खुद देखिए। ऐसा कहा गया था कि मालन पुल के सारे पिल्लर को वेल फाउंडेशन तकनीक से रिपेयर किया जाएगा। मतलब कोटद्वार भाबर में जो मालन पुल टूटा हुआ है, जो 26 करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगा, इसको मतलब इसके सारे पिल्लरों पे काम किया जाएगा। और इस समय आप देखेंगे तो इस काम को देख लीजिए आप। फिलहाल जो यहाँ पे स्लैब है उनके नीचे लोहे के कुछ कॉलम लगा दिए गए हैं। तो क्या बारिश होने के बाद ही वाकई काम शुरू होगा। लाख टके का सवाल तो ये है कि दिसंबर तक का समय है, क्या दिसंबर में मालन पुल रिपेयर हो जाएगा। सुखरो पुल की जो स्थिति है उसको देखकर तो लगता है अभी तक उसमें काम चल रहा है 1 साल से। और मालन पुल में सारे पिल्लरों को वेल फाउंडेशन से रिपेयर किया जाना है, सारे स्लैब्स को नीचे गिराया जाना है। मतलब हम तो उम्मीद करेंगे कुछ पॉजिटिव बात ही करेंगे। दिसंबर तक क्या मालन पुल रिपेयर हो जाएगा। इसके 14 पिल्लर हैं जिनको वेल फाउंडेशन जो तकनीक है उससे रिपेयर किया जाना है। और जो भी यहाँ पे काम हुआ 2 महीनों में तो लगभग ना के बराबर ही है। अब ये जो पुल है उसके नीचे कुछ कॉलम लगा दिए गए लोहे के। अब इससे क्या होना है ये तो मैं कह नहीं सकता, कोई तकनीकी ही एक्सपर्ट बता पाएगा। लेकिन मालन पुल में काम कम है, दिखावा ज़्यादा है। और भगवान करे दिसंबर तक ये पुल तैयार हो जाए। दिसंबर तक का समय दिया है कॉन्ट्रैक्टर को। तो जिस हिसाब से सुखरो पुल में अभी तक काम चल रहा है तो मालन पुल में सारे पिल्लरों को रिपेयर किया जाएगा। मतलब जो सारे पिल्लर हैं इनको वेल फाउंडेशन से रिपेयर किया जाएगा। फिर स्लैब को पहले नीचे गिराया जाएगा, फिर स्लैब को ऊपर रखा जाएगा। कोई मशीन तो यहाँ पे लगी नहीं है, बस कुछ लोहे का काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर पुल के नीचे कुछ कॉलम खड़े कर दिए हैं। भैया ये तो इंजीनियर ही बता सकते हैं या नेता ही बता सकते हैं कि जो हो रहा है वो वाकई दिसंबर तक पुल को तैयार कर देगा। लाख टके का सवाल, क्या मालन पुल तैयार हो जाएगा दिसंबर तक? हमें ऐसा लगता है कि नामुमकिन है कि दिसंबर तक ये पुल रिपेयर हो जाए। उम्मीद करते हैं हमारी खबर गलत निकले। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, केबी न्यूज़ खबर आपकी में। आज हम आपको खबर दिखाएंगे क्रिकेट की। कोटद्वार भाबर के शक्ति चौड़ महादेव क्रिकेट ग्राउंड में लीजेंडरी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है लैंसडाउन के विधायक, 3 बार के विधायक दिलीप रावत जी। थोड़ा राजनीति की बात करते हैं। रावत जी स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ में। रावत जी बस आप क्रिकेट टूर्नामेंट के ओपनिंग में आए हैं, खाली हम ये जानना चाह रहे थे, लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है पूरे देश में, पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट की चर्चा हो रही है। मैं लैंसडाउन के हिसाब से आपसे पूछूं तो लैंसडाउन में बहुत कम वोटिंग हुई है, 41% वोटिंग हुई है। कुछ कहेंगे आप? देखिए 2-3 कारण हैं न होने के। एक तो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि जब विधानसभा या पंचायत के चुनाव होते हैं लोग व्यक्तिगत मेहनत करके लोगों को लाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारी विधानसभा के बाहर नौकरी करते हैं, तो इसलिए भी अब की बार वो मेहनत नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह है कि उस दिन शादियाँ बहुत प्रचुर मात्रा में थी। और आप ये समझिए कि सारे वाहन और हमारे पहाड़ों की स्थितियाँ ऐसी हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर 10 शादियाँ हो गई तो पूरा ब्लॉक जो है उसमें चले जाता है। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण है कि शादियों का वो दिन सबसे बड़ा दिन था और इस कारण भी लोग नहीं आ पाए। ये जरूर बात है, वक्त की बात है। अच्छा रावत जी, जो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीटें अब तो वोटिंग हो गई है और बीजेपी हो या कांग्रेस सभी लोग अपनी ही जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलते हैं क्या कि इस पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में कुछ मुकाबला है? पूरी मीडिया में इस तरह की खबरें हो रही है कि भाई पौड़ी की सीट में मतलब मुकाबला हो सकता है कांटे का। आपकी क्या राय है? आपने भी फीडबैक लिया होगा। देखिए हमें तो कहीं लगता ही नहीं है कि मुकाबला है। ये केवल आप कुछ लोगों ने अफवाह जरूर उड़ाई होगी। वोट परसेंटेज कम हुआ मीडिया में आ रही है, वोट परसेंटेज कम हुआ है। जी जी। लेकिन ये नहीं है कि अब जीत में समझता हूँ कम से कम। देखिए जैसी स्थितियाँ अब कार्यकर्ता नहीं थे कांग्रेस के पास, सारे उनके नेता जो हैं भाजपा में शामिल हो गए थे। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर 14,000 लोग हमारे जो हैं इसमें पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर 100 वोट भी लाए होंगे तो 14 लाख वोट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 14 लाख वोट ज़्यादा बढ़नी चाहिए हमारी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे,
और जिस तरह से हतोत्साही थे और उनके सारे कैंडिडेट चुनाव से पहले ही लड़ने को तैयार नहीं थे। इसके बावजूद अगर आप इस बार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सब लोग मुगालते में हैं, हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। अच्छा ठीक है रावत जी, मैंने आपकी बात मान ली क्योंकि आप पार्टी लाइन से कुछ बोलेंगे नहीं। आपकी पार्टी में बंशीधर भगत जी बोल रहे हैं कि जो भी लोग बीजेपी में आएंगे उनको पहले पन्ना प्रमुख बनना है। निश्चित रूप और से आपके यहाँ अनुप्रीति गुसाई हो, जिला पंचायत सदस्य हो, बहुत सारे लोग आ गए हैं, फिर भी वोटिंग तो 41% ही हुआ, तो कुछ फायदा लग रहा है आपको क्या? देखिए, हमारे यहाँ तो जो बड़ा अधिकारी भी होता है, पदाधिकारी भी होता है, उसको पन्ना प्रमुख बनना ही पड़ता है। जी। तो इसलिए कोई नहीं बाहर के लोग आएंगे, अगर वो हमारी पार्टी के प्रति उनकी नीति से अगर सहमत हैं तो उन्होंने तो पन्ना प्रमुख बनना ही पड़ेगा और पार्टी के लिए काम करना ही पड़ेगा ग्रास रूट पे। तो ये हमारी पद्धति है, हमारे पार्टी का सिस्टम है, तो निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं। अच्छा रावत जी, आज क्रिकेट की बात है, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। कोटद्वार में अब 4 जून के बाद मेयर के चुनाव होने वाले हैं और आप जानते हैं पूरी विधानसभा मतलब मेयर का चुनाव मतलब पूरा विधायक बनने का ही मामला है पूरा। तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं इस समय बीजेपी में, मतलब बीजेपी में देखें तो वीरेंद्र रावत जी ने भी दावेदारी इनडायरेक्टली कही है, राजगौरव नौडियाल है, सुमन कोटनाला भी दावेदार है और पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के बाद अब कमल नेगी भी दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, दावेदार अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं आ गए मेयर के चुनाव में? देखिए, दावेदार का ज़्यादा होना ही इस बात का सूचक है कि हमारे यहाँ जीत निश्चित है। देखिए, जब कोई जीत निश्चित होती है तभी दावेदार ज़्यादा होते हैं। तो ये निश्चित बात है कि जो बड़ी पार्टी है, जीतने की संभावना प्रबल है, तो ज़्यादा दावेदार निश्चित रूप से होंगे। और जब राजनीति में जब होती है तो महत्वाकांक्षा भी होती हैं, कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि मैं भी कहीं चुनाव छीनकर आगे बढ़ूँ और मजबूती के साथ जनता की सेवा करूँ। तो निश्चित रूप से कोई ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो रावत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनिल बरूनी पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में जीत रहे हैं और आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आगे तो तेरे अंतर से जीतना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है, कई बार व्यंग सा लगता है क्योंकि कोटद्वार में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम 60,000 की लीड देंगे, 1 लाख की लीड देंगे, वोट तो 70,000 ही है। कुछ थोड़ा सा कुछ बताइए, इतने लोगों के आने से वाकई फायदा हो रहा है क्या? देखिए, जब तक मतपेटी से बाहर नहीं आते तब तक तो कैसे लगाए जा सकते हैं। हम तो गणित लगा रहे हैं जी जी कि अगर 14,000 लोग आए हैं जी जी तो उसमें हमारे क्षेत्र के लोग भी आए हैं जी जी और 100 वोट भी अगर आप किसी की एक कोई नेता आया है तो 100 वोट तो उसकी बड़ी होंगी। तो 100 वोट कम से कम इतनी तो लिमिट होगी उसको जब किसको लाए होंगे। और उसके बाद अगर हमने 14-15 लाख ज़्यादा वोट नहीं पाए तो तब ये चंदगत से। अच्छा चलिए, आखिरी बात, ताड़केश्वर महोत्सव भी 19 मई को हो रहा है और आपने रिखणी खाल जो प्रवासी महोत्सव वो भी 19 तारीख को हो रहा है। तो आप हमको बताइए, हम केबी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, हम ताड़केश्वर जाएँ कि आपका प्रवासी में बहुत बड़ा महोत्सव होता है, एक जैसी डेट कैसे होगी? देखिए, मैं दोनों जगह हूँ, मैं सुबह लेके ताड़केश्वर जाऊँगा और शाम के टाइम में, क्योंकि इसीलिए शाम को उन्होंने कार्यक्रम किया, मैं शाम को उनके बीच में रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुमन कोटनाला ही बिजी हैं। सुमन कोटनाला की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता कोटनाला भी लगातार सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पिछले 3-4 सालों से वो लगातार जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें भागीदारी करती हैं। आज कोटद्वार भाबर के झंडी चौड़ में पहुंची सुनीता कोटनाला, तो उन्होंने यहाँ पर दिव्यांग बच्चों को वस्त्र आदि वितरित किए और यहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। तो उनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है और पिछले 2-3 सालों से सुमन कोटनाला खेल, राजनीति, मनोरंजन की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी हमेशा सुनिश्चित करते हैं और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके राजनीतिक जो भविष्य है उसको लेकर काफ़ी प्रयत्नशील हैं। तो झंडी चौड़ में आदि शंकरा विकलांग बच्चों का जो स्कूल है उनको वस्त्र वितरित किए यहाँ पे सुनीता कोटनाला ने, उन्होंने संबोधन भी किया। तो कुल मिला के तैयारी ग्राउंड में जिस प्रत्याशी की सबसे ज़्यादा है वो हैं सुमन कोटनाला, और भले ही समीकरण के हिसाब से या किसी और एंगल से उनकी दावेदारी कमज़ोर नज़र आती हो, लेकिन दावेदारी उनकी बहुत मजबूत है। और तीसरा कौन अगर आएगा तो वो सुमन कोटनाला हो सकते हैं, क्योंकि वो शायद इतना लंबा इंतजार न करें अगर उनको टिकट नहीं मिलता है। फिलहाल टिकट की दौड़ में भी हैं, उनकी तैयारी भी ज़्यादा है। ग्राउंड में जिस प्रत्याशी की सबसे ज़्यादा तैयारी है वो है सुमन कोटनाला, और आज उनकी यहाँ पे वस्त्र भी वितरित किए और अच्छा संबोधन भी किया। तो समीकरण भी फिट बैठाने की उन्होंने पूरी कोशिश की झंडी चौड़ में। क्योंकि कोई समझता है कि यार इन लोगों को दे के क्या मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको देने में जो दुआएं और एक अंदर से जो एक मतलब मन को इतनी खुशी मिल रही है कि चाहे उन्हें पता नहीं है कि हम कौन है, वो नहीं जानते हैं कि हम कौन है। आप भले जानते होंगे लेकिन बच्चों को नहीं पता, लेकिन बच्चों के अंदर जो मुस्कान, ये चीज, छोटी सी चीज देने में जो हमें मिल रही है, वाकई वो एक, शायद हम कितना भी धन कमा ले या कुछ करें वो उस चीज में नहीं मिल सकती है। तो पुनः यहाँ पर बैठे हुए मेरे सभी अभिभावक को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और तो चलिए, आपने देखा सुनीता कोटनाला भी काफ़ी व्यस्त रहती हैं, काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे सुमन कोटनाला की जगह उनकी पत्नी सुनीता कोटनाला हिस्सेदारी करती हैं। तो जो हम आपको कहना चाह रहे हैं असली बात मुद्दे की, तीसरा कौन, वैसे तो स्वाभाविक तौर पर जैसे हमने भी पहले अपनी खबर में बताया आपको कि सुमन कोटनाला स्वाभाविक रूप से दावेदार है,
मंडी समिति के अध्यक्ष पद पर वो रह चुके हैं और जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। और ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री के साथ उनके काफ़ी करीबी रिश्ते हैं। तो जिस तरह राजनीति में होता है या फिल्मों में होता है कि किसी न किसी गॉडफादर की ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं है कि उनका दावा मजबूत नहीं है पार्टी की ओर से, और ऐसा भी नहीं है कि देहरादून में उनके संबंध नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास संसाधन नहीं है। लेकिन सुमन कोटनाला ही एकमात्र इस समय प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं कि जो टिकट न मिलने की स्थिति में, क्योंकि दावेदार तो 4 हैं बीजेपी में और मिलना टिकट किसी एक को ही है। और अगर समीकरण जिस तरह साधे जाते हैं चुनाव में, चाहे मेयर का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, तो समीकरण का जो फैक्टर है अगर वो उनके पक्ष में नहीं जाता तो भी ऐसा लगता है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। वही एकमात्र प्रत्याशी जो दमदार हैं, जो मतलब दावेदार भी हैं और जो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। दरअसल सुमन कोटनाला 3-4 साल से इस मेयर के चुनाव की तैयारी के तहत अपनी गतिविधियां चलाते रहे हैं। मतलब कोटद्वार भाबर में ऐसा कोई खेल का कार्यक्रम नहीं होता, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होता, राजनीतिक हो या रामलीला आदि हो, तो सभी जगह उनकी प्रेजेंस रही है बहुत लंबे समय से। और समय समय पर वो जैसे खिलाड़ियों को, अन्य लोगों को पुरस्कृत भी करते रहे हैं। जब बतौर मुख्य अतिथि जगह जगह जाते हैं तो जाहिर है कि आयोजन समिति को कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग भी वो देते हैं, तो उनकी तैयारी पुख्ता है। और जिस तरह की उनकी गतिविधियाँ आजकल है, अगर आप बाकी प्रत्याशियों की बात करें तो मुझे लग रहा है जितने भी प्रत्याशी हैं, मतलब जो दावेदार हैं मजबूत दोनों पार्टियों में, तो उनकी जो भी मतलब गतिविधियां हैं वो टिकट हासिल करने को हैं। मतलब ये नहीं वो चाहते हैं पार्टी का सिंबल मिले। और संभवतः जो बीजेपी कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का रिस्क लेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरी विधानसभा इसमें आती है और बहुत खर्चीला ये चुनाव होता आया है। 2017 की बात करें तो जिस तरह आजकल भी सुमन कोटनाला ग्राउंड में व्यस्त हैं, अब ये हमें नहीं मालूम, उन्होंने हमसे नहीं कहा कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ राजनीति हलचल होती है तो कुछ अंदाज़ा लगता है। काफ़ी व्यस्त हैं सुमन कोटनाला। इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते भी उन्होंने एक जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का ओपनिंग किया, मतलब गेस्ट है। उसके बाद उन्होंने 11 होनहार खिलाड़ियों को अपने कार्यालय में पुरस्कृत किया। कई सालों से वो ये काम कर रहे हैं। और आज उनकी पत्नी को आपने देखा झंडी चौड़ में विकलांगों की जो संस्था है आदि शंकरा स्कूल है, वहाँ पर जाकर उन्होंने बच्चों को वस्त्र भी दिए। और वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। यानी कि उनकी थोड़ा छवि जो है सुमन कोटनाला की थोड़ा सा इस तरह की है कि वो सभी के साथ कंफर्ट है, मधुर व्यवहार के हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब हमें ऐसा लगता है अब तक उनको देखते हुए कि वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो वो अब 2029 तक तो मेयर के लिए इंतज़ार करेंगे नहीं। और जाहिर है कि अगर उन्हें नहीं मिलता है टिकट तो फिर मानकर चलिए कि वो 2027 के विधायक की दावेदारी में भी लगभग पीछे रह जाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि इस चुनाव में अगर नहीं मिलेगा टिकट सुमन कोटनाला को तो वो तीसरा कौन भी बन सकते हैं। यानी 2017 की तरह भी ये चुनाव हो सकता है। अभी तक उनकी गतिविधियों को देखकर ऐसा ही लगता है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। मतलब या तो वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनकी भी देहरादून में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, टिकट मिल जाएगा उन्हें, या फिर वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर जो समीकरण है, समीकरण में उन्हें टिकट न मिले, लेकिन जिस समीकरण से उनको टिकट नहीं मिलेगा वो समीकरण उनको वोट दिला सकता है। और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। लाल पानी क्षेत्र से लेके झंडी चौड़ तक वो बहुत सारे मतलब कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है केवी न्यूज़ को कि आगामी मेयर के चुनाव में सुमन कोटनाला की काफ़ी बड़ी भूमिका है। अगर उनको पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो हो सकते हैं तीसरा कौन, ये हमारा अपना आकलन है और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केवी न्यूज़ खबर आपकी। देखते रहिए केवी न्यूज़ खबर आपकी।